हो गई जी, हो गई रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। तो अब हम कंप्यूटर का क्रमिक विकास एवं पीढ़ियों के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ, कितनी कठिनाइयां आई या फिर किस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ। तो कंप्यूटर का विकास प्राचीन समय में संगणना एक धीमा प्रक्रिया था। उस समय मिस्र के लोग किसी भी क्रम में चित्रात्मक संख्या लिखते थे। इसमें ये बताया गया है कि कंप्यूटर का जो विकास है वो मतलब करने के लिए हुआ है। पहले लोग गणना कर नहीं पाते थे क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे कर पाते थे क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन कंप्यूटर के आने से वो गणनाएं तेज होने लगी। एबेकस को आविष्कार किया गया। एबेकस का आविष्कार गणना करने की से प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले गणना करने के लिए एबेकस का ही उपयोग किया गया था। एबेकस पहला संगणक यंत्र था जिसका आविष्कार 16वीं सदी में चीन में हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कि इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। और कब हुआ था, 16वीं सदी में हुआ था। तो एबेकस के प्रयोगकर्ता लकड़ी के फ्रेम में व्यवस्थित मोतियों की सरकराकर संगणना करते थे। उस समय एबेकस का प्रयोग व्यापारियों द्वारा हिसाब करने के लिए किया जाता था। तो एबेकस जो था उसका उपयोग व्यापारी और लोगों के द्वारा किया जाता था हिसाब को करने के लिए। आगे चलेंगे। तो एबेकस आप यहाँ देख सकते हैं, इस चित्र में भी दिखाया गया है कि ये एक लकड़ी का फ्रेम होता था जिसमें पिरोए जाते थे जिससे गणना की जाती थी। एबेकस भी बहुत से प्रकार के थे। चीनी एबेकस, जापानी एबेकस, सारे प्रकार के थे। तो चीनी अबेकस क्या था, जो चीन में बना, जिसका आविष्कार चीनी अबेकस कहलाया। लेकिन इनकी संरचना अलग अलग थी। जैसे जो चीनी अबेकस था वो एक आयताकार लकड़ी के फ्रेम से निर्मित था जिसके मध्य में लगा डंडा इसे दो भागों में विभाजित करता था। ये वाला चीनी अबेकस, ये बीच में है। बड़ा भाग तथा छोटा भाग, ये दो भागों में बटा था, एक बड़ा भाग और एक ये छोटा भाग। इस आयताकार बॉक्स में 36 तारें भी होती थी जो मध्य डंडे को एक दिशा में काटती थी। ऐसे ही एक जापानी अबेकस, ये इसका आविष्कार जापान में हुआ था। इसका आविष्कार किसने किया था, सौरोपेन, इसे सौरोपेन भी कहते हैं। इसका आविष्कार जापान में हुआ था। फिर तीसरा है रूसी एबेकस, जिसका आविष्कार रूस में हुआ, वो कहलाता था रूसी एबेकस। अब आपको ये सब इतना पढ़ना नहीं है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों पर। कि कंप्यूटर की पीढ़ियां, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता क्या है। तो नई तकनीक के साथ कंप्यूटर में भी समय अनुसार विशिष्टताएं बढ़ती चली गई। जैसे आपने पढ़ा, सबसे पहले एबेकस था, फिर बाद और भी तरह की मशीनें बनी जिनसे कंप्यूटर का विकास होता चला गया। तो सन 1930 में हॉवर्ड एकिंस ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया। इसके पूर्व निर्मित सभी कंप्यूटर यांत्रिक थे, लेकिन पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1930 में बना था। किसने बनाया था, हॉवर्ड एकिंस ने बनाया था। फिर इसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर आए, मार्क वन, एलन सॉफ्ट और पेरी कंप्यूटर। फिर आई कंप्यूटर की पीढ़ियां, मतलब कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ, कितना समय लगा, ऐसे। तो चार्ल्स बेबेज की परिकल्पना के आधार पर ही कंप्यूटर का विकास किया गया।
चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, तो उन्हीं की परिकल्पना यानी कि उन्हीं की समझ के आधार पर ही कंप्यूटरों का विकास किया गया। तो कंप्यूटर विकास की इस प्रक्रिया को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। तो पहली पीढ़ी, ये पीढ़ी 1946 में अमेरिका सरकार के मार्गदर्शन ENIAC नामक विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था इसमें। और आपको इसमें एक खास बात और याद रखनी है कि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के जितने भी कंप्यूटर थे उन सब में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग था। ये फोटो में दे रखा है, ये वैक्यूम ट्यूब का ही एक चित्र है। इसका ही प्रयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में। प्रथम कंप्यूटर इसीलिए माना गया क्योंकि इसके द्वारा 1 सेकंड में 5000 जोड़ अथवा 350 गुणा भाग की संक्रियाएं की जा सकती थी। किसको माना गया? ENIAC, अमेरिकन एनी ENIAC मैंने अभी आपको बताया था, वो अमेरिका में बना हुआ कंप्यूटर था प्रथम पीढ़ी का। इसको ही प्रथम कंप्यूटर मानते हैं, ये आपको याद रखना है। क्योंकि ये 1 सेकंड में 5000 जोड़ अथवा 350 गुणा भाग की क्रियाएं कर सकता था एक साथ 1 सेकंड में। $4 लाख की कीमत से बना हुआ था। आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें। और इसकी विशेषताएं क्या थी? तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ये इसकी एक विशेषता है। ये कंप्यूटर विशाल आकार के होते थे, बहुत बड़े बड़े, एक कमरे के साइज में आए इतने बड़े होते थे। इन कंप्यूटरों में बड़ी संख्या में वातानुकूलित उपकरणों का प्रयोग किया गया था। ये कंप्यूटर अति संवेदनशील और अविश्वसनीय थे। मतलब इन पर हम विश्वास नहीं कर सकते क्या ये जो हमें जोड़ करके जो संख्याओं का हल दे रहे हैं वो सही ही दे रहे हैं, क्योंकि हम तो कर नहीं सकते, इसीलिए अविश्वसनीय थे। इनके भंडार के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का प्रयोग किया गया था। अब आगे चलेंगे। अब द्वितीय पीढ़ी जो 1960 के दशक में हुए ट्रांजिस्टर के आविष्कार से कंप्यूटर का स्वरूप ही बदल गया। अब द्वितीय पीढ़ी में जो कंप्यूटर को बनाने में यूज हुआ वो ट्रांजिस्टर्स का उपयोग हुआ था, लेकिन प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। तो IBM द्वारा निर्मित किया गया कंप्यूटर 7090 मॉडल पूर्ण रूप से ट्रांजिस्टर्स पर ही आधारित था। तो प्रथम ट्रांजिस्टर्स पर आधारित कंप्यूटर कौन सा था? 7090, जो किसके द्वारा बनाया गया था? IBM के द्वारा बनाया गया था। फिर बहुत सारे कंप्यूटर बनने लगे इसमें भी, जैसे होनीवेल 200, IBM 140, CDC 1604, इनका भी निर्माण इसी पीढ़ी में हुआ था। अब इसकी विशेषताएं क्या थी? तो इसकी जो विशेषताएं थी, इन कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की अपेक्षा विद्युत की खपत कम होती थी, ये कम बिजली खाते थे और ये छोटे साइज के भी होते थे प्रथम पीढ़ी कंप्यूटरों की अपेक्षा। ये आवाज भी नहीं करते थे, ये इतनी ज्यादा मतलब साउंड भी क्रिएट नहीं करते थे। ये कंप्यूटर अपनी मेमोरी का प्रयोग करते थे, मतलब चीजों को स्टोर कर सकते थे ये। इन कंप्यूटर में आंकड़ों के संग्रहण की क्षमता प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की अपेक्षा अधिक थी। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आंकड़ों को स्टोर नहीं कर सकते थे इतनी अच्छी तरह से, लेकिन ये जो थे ये स्टोर भी करके रख सकते थे। ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते थे। इनमें प्रोग्रामिंग भाषा का भी प्रयोग होने लगा, जैसे कोबोल, फोर्टॉन आदि। अब तृतीय पीढ़ी 1970 के दशक में टेक्सटाइल इंस्ट्रूमेंट कंपनी के JS किल्वी ने छोटी सी चिप के रूप में एक संपूर्ण इंटीग्रेटेड सर्किट। तो तृतीय पीढ़ी में क्या हुआ? IC चिप का प्रयोग किया जाने लगा, और इसका आविष्कार किसने किया था? टेक्सटाइल इंस्ट्रूमेंट कंपनी के JS किल्वी ने। ये एक छोटी सी चिप होती थी जो कंप्यूटरों में लगाई जाती थी। IC के प्रयोग से निर्मित कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते थे। वे सभी कंप्यूटर जिनमें IC चिप का प्रयोग किया गया वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते थे। इनका आकार एक छोटे से कैबिनेट के बराबर होता था। कैबिनेट मतलब बहुत छोटा।
इन्हीं दिनों कंप्यूटर के साथ टीवी जैसे छोटे मॉनिटर का भी प्रयोग आरंभ हो गया। उससे पहले कंप्यूटर में प्रयोग मॉनिटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता था, बड़े-बड़े स्क्रीन लगी होती थी। आगे चलते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या थी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आकार में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा में बहुत छोटे होते थे। इन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का प्रयोग किया गया। इन कंप्यूटरों के द्वारा भी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता था। की कार्य क्षमता की गति द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में बहुत अधिक थी। मतलब जितना ये कार्य कर सकते थे वो बहुत जल्दी गति से करते थे। अब आती है चतुर्थ पीढ़ी। तो 1970 के दशक के बाद और 1980 के दशक के प्रारंभ में चतुर्थ पीढ़ी का विकास हुआ था। इस समय चिप के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग आरंभ हो चुका था। अब आईसी का भी उपयोग नहीं किया गया चतुर्थ पीढ़ी में। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। वैज्ञानिक कंप्यूटर के आकार को छोटे से छोटा करने का प्रयास करने लगे कि जितना ज्यादा छोटा कंप्यूटर हो सकेगा उतना ही अच्छा होगा। परिणाम स्वरूप कंप्यूटर का आकार पहले की अपेक्षा कई गुना छोटा हो गया। मैंने आपको बताया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि उनको एक कमरे की आवश्यकता होती थी रखने के लिए। लेकिन जैसे जैसे विकास होता चला गया कंप्यूटरों का साइज उतना ही छोटा होता चला गया और आंकड़ों को संग्रहित करने की क्षमता कई गुना वृद्धि हो गई। वो आंकड़े ज्यादा स्टोर कर सकते हैं लेकिन उनका साइज बहुत छोटा होता था। तो सन 1974 में एक अमेरिकन फर्म इंटेल कॉर्पोरेशन ने इंटेल 4004 नामक चिप बनाई जिसके विकसित रूप 8080 का प्रयोग विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया। तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर अमेरिका में बना था जिसे इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई चिप के द्वारा बनाया गया था। सन 1976 में अमेरिका के दो विद्यार्थी स्टीव बोजनाइक एवं स्टीव जॉन ने एक बहुत छोटे आकार का कंप्यूटर बनाया था। तो कब बनाया था? 1976 में। इसके साथ उन्होंने विजुअल डिस्प्ले यूनिट अर्थात मॉनिटर जोड़कर एक बक्से के आकार का माइक्रो कंप्यूटर बनाया था। चौथी पीढ़ी के रूप में यह कंप्यूटर सारे विश्व के बाजार में छा गया। इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी वीएलएसआई तकनीक का प्रयोग शुरू हो गया था। अब ये जो चिप बनाई गई थी इसमें चतुर्थ पीढ़ी में जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो रहा था लेकिन इसका जब से जैसे ये खत्म होने लगी तो उसके बाद इसमें वीएलएसआई तकनीक का उपयोग आरंभ हो गया। आप देख सकते हैं जो 1974 में कंप्यूटर बना था वो ऐसा था। आगे चलते हैं। तो एप्पल और आईबीएम ने कंप्यूटर के नए मॉडल तैयार किए। तो एप्पल और आईबीएम ने कंप्यूटर के नए नए मॉडल तैयार करने शुरू कर दिए जिसकी वजह से ये बहुत इनमें माउस और ग्राफिक यूजर इंटरफेस का पहली बार प्रयोग किया गया। मतलब आप इस पर ग्राफिक्स और माउस का भी उपयोग कर सकते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर माउस भी है, ग्राफिक्स के रूप में दिखाया गया है एनिमेशन इसमें, तो वो आप कर सकते थे। तो अब इसकी विशेषताएं क्या थी कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की? तो इसकी जो विशेषताएं थी वो थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि वीएलएसआई तकनीक का प्रयोग इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। के साथ माइक्रोचिप का भी प्रयोग किया गया। ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते थे। इन कंप्यूटर की कीमत कीमत कम होने के कारण आम आदमी के लिए सुलभ थे। इनकी जो प्राइस थी वो भी कम थी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग भाषाओं के कारण कार्य करने में अधिक सक्षम थे।
इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग भाषाओं से मिलकर बनाए गए थे, जिससे ये जो कार्य ये बहुत अच्छी तरीके से कर सकते थे। इनकी मेमोरी क्षमता भी बहुत अधिक थी, ये ज्यादा से डेटा स्टोर कर सकते थे। इनमें तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता भी थी, ये बहुत तीव्र गति से गणनाएं करते थे। अब आती है पंचम पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन। तो अब इस पीढ़ी के कंप्यूटर अभी अपने विकास की ओर अग्रसर है, मतलब इनका अभी पूरी तरह से विकास हुआ नहीं है, इनका विकास अभी चल रहा है। इन कंप्यूटरों में कृत्रिम बौद्धिकता का प्रयोग समाहित है। इनमें स्वरों की पहचान और इमेज कंट्रोल के कार्य अत्यंत दक्षता और के साथ किए जा सकते हैं। मतलब ये कंप्यूटर बहुत हाई टेक्नोलॉजी के होंगे, इनका विकास अभी चल रहा है। तो एआई तकनीक के जो कंप्यूटर होंगे, जितने भी होंगे, वो सब पंचमी पीढ़ी में आएंगे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर विदेशी भाषा को अनुवाद करने में सक्षम होंगे, ये ट्रांसलेटर की तरह भी कार्य कर सकेंगे, एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट। लेकिन इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को इस रूप में आने में अभी समय लगेगा, क्योंकि इनका विकास अभी चल रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। अब कल हम कंप्यूटर के विकास के बारे में जानेंगे और उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।